हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया? सब खैरियत? क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है ईडी की प्रिपरेशन? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है भाई? सब कुछ सही है ना? आप सही हो ना? बताओ जी, बताओ बताओ जी, बताओ, जल्दी बताओ। हर कोई चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा आज। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। रिवीजन मतलब लास्ट मोमेंट वाला रिवीजन। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग ना वन शॉट देख के आए हो, क्योंकि वन शॉट में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हर एक कंसेप्ट को पढ़ाए हैं। और ये चल रहा है रिवीजन, फाइनल रिवीजन। और इसमें हम ट्राई करेंगे कि 2 घंटा के अंदर अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटा, 2 आवर्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा ईडी आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूं। जल्दी से आपको बहुत फास्ट वे में रिवाइज करवा दूं, जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, जिससे आप कल एग्जाम देने एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ, एकदम चौड़ में जाओ। अरे तेरा भाई आया है एग्जाम देने एजे क्लास का मैराथन देख के। ठीक है, तो सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो, सुन लो। आप अगर वन शॉट नहीं देखे हो तो सबसे पहले वन शॉट देखोगे। ये मैराथन देख लो आप, 2 घंटे का होने वाला है। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, 2 घंटे का होने वाला है। इसमें मैं सारा का सारा कंसेप्ट एकदम डिटेल्ड में घुस के नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझा के आपको बुझा के रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है? सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आप अगर मेरे 50 पेजेस का, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं 50 पेजेस का जो नोट्स पढ़ लेते हो ना, और अगर संजीवनी बूटी पढ़ लेते हो, उससे आपका काम बन जाएगा। उससे आपका काम बन जाएगा भाई। उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स आज भी ला सकते हो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो भूला भटका यहां से आ गया है, जिन्हें पता ही नहीं था ईडी का एग्जाम कल है, जिनको पता ही नहीं था ईडी का एग्जाम कल है, और वो आ गया है यहां पे अचानक से, और अब बोल रहा है कि भैया किसी भी तरीके से पास करवा दो, तो भाई सुनो, पास नहीं, मैं तुझे अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। तू मेरे बस स्टेप्स फॉलो कर ले। 50 पेज के जो ये नोट्स है, ये पढ़ लेना अच्छे से। इसको पढ़ने में तुमको बस 2 घंटे लगेंगे। सुन लो सबको, स्ट्रैटेजी सुन लो, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। सिर्फ इसको 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद संजीवनी बूटी के जो क्वेश्चन है ना, उसको देख लियो। उसको करने में आपको 1 घंटे लगेंगे। इसके बाद आपने वन शॉट अगर नहीं किया है ना, तो 2x के स्पीड में देख लेना, 4 घंटे में वन शॉट भी कवर हो जाएंगे। पूरा रात बैठ के पढ़ना है। वो सब चक्कर में मत रहो, 8 घंटा सोना है, 10 घंटा सोना है, नहीं भाई। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अगर तुमने तैयारी नहीं किया है अभी तक, तो पूरा रात बैठ के पढ़ो। पूरा रात बैठ के पढ़ो। कल सुबह सुबह उठ के मतलब कि थोड़ा बहुत सो जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा रात ही, आप 4 घंटा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा रात बैठ के अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। आप एक दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो। विश्वास करो मेरे पर, मेरे पर विश्वास करो। क्लियर है? तो बताओ बच्चों, आप लोग क्या रेडी हो आज के लिए? आज के रिवीजन के लिए, आज के धमाकेदार रिवीजन के लिए क्या आप लोग रेडी हो कि नहीं? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ। हर कोई बताएगा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में हर कोई बताएगा। अगर आप लोग वन शॉट किए हो, अगर आप लोग संजीवनी बूटी देखे हो, तो आप लोग आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये उनको बोला हूं जो लोग अभी तक ईडी का प्रिपरेशन नहीं किए हैं। सबसे पहले तो आप ये मैराथन देखो, 2 घंटा का 2 घंटा। अगर बीच में आपको नींद आए ना अगर, तो अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारना, या तो कोई पानी वानी से छिड़कना मुंह पे। ठीक है? भागना मत, ठीक है? भागने की तो गलती मत करना। आज जो है होने वाला है बहुत इफेक्टिव मैराथन होने वाला है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा बहुत चुटकियों में। क्लियर है? बताओ आप लोग रेडी हो कि नहीं? बताओ। लाइक टारगेट है भाई आज 1K, 1000 लाइक्स चाहिए भाई को। 1000 लाइक्स किसी भी तरीके से पहुंचाओ, और हर एक कॉलेज ग्रुप में, हर एक कॉलेज ग्रुप में फैलाओ ये वीडियो को। हर एक कॉलेज ग्रुप में फैला दो ये वीडियो को। आज 1K चाहिए ही चाहिए, 1K लाइक्स। क्लियर है? ओके जी, ओके 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 ओके, शुरू करो, शुरू करो।
सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो एक इंसान रहता है, वो एक इंसान रहता है, एक चार्मिंग सा, ग्लोइंग सा, बिल्कुल आपके तरह, जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है, और जो एक यूनिक तरह का बिजनेस को स्टार्ट करता है। जो बिजनेस आज तक किसी ने नहीं स्टार्ट किया है, वो एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर वो एक इंसान रहता है, चार्मिंग सा, ग्लोइंग सा, आपके तरह, जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और प्रॉफिट कमाने के होप में आता है कि भैया मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। और वो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, वो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया के साथ बिजनेस करता है कि आज तक ऐसा बिजनेस ना कोई देखा है, ना कोई सुना है। सबसे पहली बार वही आ रहा है। एग्जाम्पल उबर, एग्जाम्पल उबर। उबर क्या है? एंटरप्रेन्योर। ओला, जोमैटो, ओयो, लेंसकार्ट, ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब तो एंटरप्रेन्योर्स ही है। इनके जो फाउंडर हैं, ये तो एंटरप्रेन्योर ही कहलाएंगे ना, क्योंकि ये सारे बिजनेस ऐसे थे, आज से पहले ना कोई सुना था, ना कोई देखा था। क्या आपको आज से पहले पता था कि आपके फोन में एप्लीकेशन रहेगी, उस एप्लीकेशन में आप जाओगे और टैक्सी को बुक कर लोगे? नहीं ना। तो ये एक एंटरप्रेन्योर काम किया है, इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो इसको लाया है उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। उबर को, ओला को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके फाउंडर को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। लेंसकार्ट का फाउंडर कौन था? पीयूष बंसल। आज से पहले इतने इतने बेहतरीन चश्मे नहीं बनते थे, इतने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके चश्मे नहीं बनते थे, लेकिन पीयूष बंसल जब से इंडस्ट्री में आया है, लेंसकार्ट जब से इंडस्ट्री में आया है, तब से इतने ज्यादा इनोवेटिव तरीके से चश्मे बना रहा है ना भाई, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं। आज से पहले ऐसे चश्मे कभी नहीं बनते थे। क्लियर है? तो एक एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ये इंडस्ट्री में आके, जिन्हें लगता है कि मैं तोड़ दूंगा ये इंडस्ट्री को, फोड़ दूंगा ये इंडस्ट्री को, जो अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं और पूरा का पूरा बिजनेस को मैनेज करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स ए बिजनेस, typically taking a financial risk in the hope of making a profit. They often come up with the innovative ideas, organize resources, and takes on responsibility of managing and directing the business. Simple. ठीक है? I hope इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, अब पढ़ते हैं फीचर्स और फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको फीचर्स पूछ लिया जाए या आपको अगर फंक्शंस पूछ लिया जाए, तो बात एक है ना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, सोना, बात एक है ना। अगर आपको फीचर्स पूछ लिया जाए, फंक्शंस पूछ लिया जाए, तो बात एक है। सुनो सुनो, एक एंटरप्रेन्योर ना रिस्क लेता है। सबसे पहला फीचर है इसका रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो रिस्क लेता है। हर वक्त आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो अपने क्रिएटिव आइडिया से कुछ इनोवेट करता है, इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसका एक क्लियर विजन हो, जिसका एक क्लियर सपना हो कि मैं इस सपने को हकीकत में बदल के रहूंगा। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो परसिस्टेंस हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो मेहनती हो। ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो कोई भी चैलेंजेस से ना डरे, कोई भी प्रॉब्लम से ना डरे, जो परसिस्टेंट हो, जिनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो कि ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी हालत में ये मैं करके दिखाऊंगा। ओके? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अडेप्टिबिलिटी वाला शक्ति हो, अडेप्टिबिलिटी वाला शक्ति। चेंजिंग एनवायरनमेंट को देख के अडेप्ट कर ले, खुद को अडेप्ट कर ले। एंटरप्रेन्योर आर फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो पैशनेबल हो, जिसका एक पैशन हो। मान लीजिए मेरा अगर पढ़ाने का पैशन नहीं होता तो मैं ना ये इंडस्ट्री में नहीं घुस पाता। मैं आपको कैसे पढ़ा पाता, मैं इतने इतने ऑडियंस को कैसे पढ़ा पाता, बताइए। चैट बॉक्स में क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो यार? चैट बॉक्स में हर कोई लिखो ना, रिवाइज करो। चैट बॉक्स में तुम भी लिखो एक एक पॉइंट को। अरे आप लोगों को खाना खाना पीना नहीं मिलता है क्या?
आप लोगों को घर में खाना पीना नहीं मिलता है क्या? आप लोगों को भूखा छोड़ा है क्या किसी ने? तो लिखो, पावर दिखाओ अपना। आलसी की तरह ऐसे सर कर रहे हैं सर, नींद आ रहा है, ऐसे मत करो। मेरे साथ आप भी रिवाइज करो, हर एक पॉइंट लिखो चैट बॉक्स में, ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप स्किल है मेरे दोस्त, जो एक लीडर भी बढ़िया है। एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्लियर? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक कॉन्टैक्ट जगाने की शक्ति हो, जो कॉन्टैक्ट्स बना सकता है। अरे भाई, वो 3 लोगों को जोड़ो, उसको बोलो 3 लोगों को जोड़ने के लिए, उसको बोलो 3 लोगों को जोड़ने के लिए। अरे वो जय हो वाला, जय हो वाला, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला देखते हो ना, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। वही एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपना नेटवर्क बनाता है, जो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाता है। विवेक बिंद्रा इज एन एग्जाम्पल। हाल फिलहाल में विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का झगड़ा हुआ था ना तो विवेक बिंद्रा का भाई बहुत कॉन्टैक्ट है, बहुत कॉन्टैक्ट। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है? तो एक वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग बनाता है। और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कस्टमर पे फोकस करता है, फोकस करता है, कस्टमर को प्यार की निगाहों से देखता रहता है। अरे कस्टमर, आपका जरूरत क्या है, आप एक बार बता के तो देखो। ये मतलब कि ये नीड्स को हम पूरा करेंगे, आपके नीड्स को हम पूरा करेंगे, आप चिंता मत करो, आपको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो कस्टमर के नीड्स और सेटिस्फैक्शंस का ध्यान रखता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है? कौन ध्यान रखता है बेटा? एंटरप्रेन्योर, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ, ये पढ़ लेना घर में आराम से, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। इतना इजी चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बोले तब आप इसमें से बहुत सारे टाइप्स लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय क्लियरेंस वुडनहॉफ। अगर आपको बोले कि क्लियरेंस वुडनहॉफ के हिसाब से टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होंगे, तो 4 टाइप्स होते हैं, याद रखना। एक होते हैं इनोवेटिव, एक होते हैं इनिशिएटिव, एक होते हैं फेबियन, एक होते हैं ड्रोन। इनोवेटिव, इमिटिएटिव, फेबियन और ड्रोन। अब पढ़ाते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको एग्जांपल दूंगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में कुछ नया लाता है, जो पूरा का पूरा मार्केट बदल देता है, जो कुछ न्यू गुड्स इंट्रोड्यूस करता है, जो पूरा का पूरा अपना मेहनत के वजह से मार्केट को चेंज करता है, उसे बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। जो सबसे पहले मार्केट में आता है और सबसे पहले कुछ रेवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। इसमें मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा, सुनो। जब मैं आया था ना, तब उस मतलब उस टाइम में ना वन शॉट बोल के कोई चीज नहीं रहता था। वन शॉट, रिवीजन, मैराथन कोई चीज नहीं रहता था। कोई एक टीचर अगर आपको रिवीजन दे दे तो वो बहुत बड़ी बात रहती थी, ठीक है? जब मैं आया था ना ये मार्केट में, उस टाइम में आपको ना कोई टीचर अगर एक प्रॉपर तरीके का रिवीजन दे दे तो वो बहुत बड़ा बात रहता था, बहुत बड़ा बात। उस टाइम में रिवीजन या मैराथन नहीं हुआ करता था, 1 साल पहले का बात बता रहा हूं मैं। लेकिन आज मैं सेमेस्टर 1 को पढ़ा रहा हूं, उनको वन शॉट दे रहा हूं, उनको फ्री क्लासेस दे रहा हूं, तो कुछ टीचर्स हमको देख के फ्री क्लासेस देना शुरू कर दिए, कुछ टीचर्स हमको देख के मैराथन देना शुरू कर दिए, कुछ टीचर्स हमको देख के वन शॉट देना शुरू कर दिए। मैं ये खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा बात है। मैं चाहता था कि ऐसा हो, ऐसा हो, मैं खुद चाहता था। इसको बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मार्केट में आते हैं और तहलका मचा देते हैं, कुछ नया इनोवेट कर देते हैं, ठीक है? कुछ गुड्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे क्या है, उबर। उबर एग्जांपल है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का। उबर हो गया, जोमैटो हो गया, ये सब नए नए आए थे। लेंसकार्ट हो गया, ओजो हो गया। इनसे पहले कोई एक ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं था जो ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करता था। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर रहते हैं जो कुछ नए नए गुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए मार्केट्स को खोज के लाते हैं। जैसे मैं जब सेमेस्टर 1 में आया था, सेमेस्टर 1 को पढ़ाने के लिए आया था, तब मैं फ्री क्लासेस जब लाया ना, उसके कुछ महीने बाद जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो बहुत सारे टीचर्स फ्री क्लासेस वो भी करने लगे।
वो बात अलग है कि सेमेस्टर 2 का प्रमोशन कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अडॉप्टिव और मतलब इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? कॉपीबाज। ये होता है कॉपीबाज, ये कॉपी करते हैं। ये रियल एंटरप्रेन्योर का ना कॉपी करते हैं, 95% उसको कॉपी कर देते हैं, उसमें 5% अपना अपना एक टच ऐड कर देते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मेरा है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, जब मैं ये इंडस्ट्री में आया था तब मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहा था। मैंने 4 महीने 5 महीने बहुत स्ट्रगल किए। लास्ट के दौर में मैं बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। मेरा देख के, मेरा सक्सेस देख के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे आए, बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे टीचर्स बोले फ्री क्लासेस, 1 महीना पूरा का पूरा फ्री क्लासेस कराएंगे आपको, चलिए आइए। तो मेरा कंसेप्ट को इन्होंने कॉपी किया और मेरा कंसेप्ट को कॉपी करके उसमें कुछ अपना टच ऐड कर दिया, उसमें कुछ अपना यूनिक आइडिया भी ऐड किया, और इसे क्या बोलते हैं? एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, हर टीचर अच्छे होते हैं और हर टीचर अच्छा काम कर रहा है, सच में अच्छा काम कर रहा है। और सुनो भाई, हर टीचर का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मैं एक चीज तो ले आ पाया, मैं एक चीज का रेवोल्यूशन तो ले आ पाया। मतलब कि पहले बीकॉम का इंडस्ट्री में सीरियसली कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक रिवीजन करवा दिया आधे घंटे का, बस बात खत्म। लेकिन अपने बहुत मेहनत किया है, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल एडॉप्टिव और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल क्या हो गया? एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, सॉरी, एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल क्या हो गया? ओला, ठीक है। उबर को देख के ओला ने कॉपी किया, मियोमोर को देख के मोंगनेस ने कॉपी किया। इसको क्या बोलते हैं? एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इसके बाद आता है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो थोड़े से साई होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं। मैं आपको समझाया था, एक मिठाई का शॉप था, एक मिठाई का शॉप था, ठीक है। उस शॉप में एक बूढ़ा मतलब कि बैठा हुआ था, उस शॉप में एक बूढ़ा बैठा हुआ था, और उसको अगर मैंने बोला कि आपने जीपे का स्कैनर क्यों नहीं लगाया सर, सारे के सारे दुकान में तो जीपे का स्कैनर लगा हुआ है, सारे के सारे दुकान में तो यूपीआई आईडी का स्कैनर लगा हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो क्या बोलता है? अरे दादा के लागावे क्या तो कोड़वे, हमरा तो शुद्ध कैसे एक्सेप्ट करे नहीं। लेजी है वो, लेजी, आलसी है वो, अपना आलसपंती के कारण वो कुछ चेंज नहीं कर पा रहा अपने बिजनेस में। तो उसे आप क्या बोलोगे? फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर, दीज एंटरप्रेन्योर आर ट्रेडिशनली बाउंडेड, आप लिखिएगा, दे वुड बी कॉशियस, दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉट अडॉप्ट न्यू मेथड्स इनोवेटेड बाय द अदर एंटरप्रेन्योर्स। खुद भी कुछ चेंज नहीं करते, किसी का कॉपी भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये बोलते हैं जैसा चल रहा है बिजनेस वैसे चलते रहो, जैसा चल रहा है बिजनेस वैसे चलते रहो, सिंपल। इसके बाद बात करते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का। इसके बाद क्या बात करेंगे? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमारे पापा का, चाचा का, दादाजी का बिजनेस था, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, छंगानी कचौड़ी वाला, छंगानी कचौड़ी वाला, आप देखिए उसको, आप देखिए उसको, वो ना कचौड़ी बेचता है और बहुत अनहाइजेनिक तरीके से मतलब कि कचौड़ी बेचता है और गाली गलौज भी करता है वो, ठीक है। फिर भी लोग उसके दुकान में जा जाके कचौड़ी खाते हैं। वो क्या बोलता है कि मेरा दुकान 30 साल से है, मेरा दादा परदादा ने बना के छोड़ा है ऐसा, हम ऐसा ही रखेगा, हम कुछ चेंज नहीं करेगा, हमारा सिर्फ एक ही ब्रांच है, हम सिर्फ ऐसा ही रखेगा अपना दुकान को, हम ऐसा ही गंदगी बना के रखेगा, हम ऐसा ही अनहाइजेनिक बना के रखेगा, सिंपल सा बात है। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हो गए छंगानी कचौड़ी वाला। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंज इन द प्रोडक्शन। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दो, भगवान की कृपा से दाल रोटी चल जा रही है, बस बात खत्म, हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं हेडिंग्स आपको कवर करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर्स लोगों का रोल क्या क्या रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल रहता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? एंटरप्रेन्योर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एंटरप्रेन्योर्स की वजह से अगर अपने देश में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ जाएंगे तो उसके वजह से देश में रोजगार बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स अपने ऑफिस में क्लाइंट्स को तो रखेंगे ना, स्टाफ को तो रखेंगे ना, उनके वजह से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। सिंपल सा बात है, हर तरफ हर एरिया का डेवलपमेंट होता है। एक एंटरप्रेन्योर की वजह से हर एक एरिया का डेवलपमेंट होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस जो होते हैं, लोकल रिसोर्सेस जो होते हैं, छोटे छोटे जो रिसोर्सेस होते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। एक एंटरप्रेन्योर एक लोकल रिसोर्सेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है। यस दोस्तों, ओके। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो वो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो भैया क्विक रिटर्न मिलेगा, जल्दी रिटर्न मिलेगा ये कैपिटल। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से एक्सपोर्ट्स भी होता है। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे कंट्री में सामान भी जाता है आराम से। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ गए, उस वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ा। सिंपल, अपने देश से दूसरे कंट्री में हम लोग सामान को बेच पा रहे हैं, अच्छी बात है ना। एंटरप्रेन्योर्स की वजह से कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ता है, कंज्यूमर डिमांड करने लगता है आपके गुड्स से। कंज्यूमर को एक वैरायटी मिल जाता है। इसके बाद सोशल एडवांटेज भी मिलता है, यानी एंटरप्रेन्योर्स की वजह से डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। सब आदमी का, सब लोगों का, देश का तरक्की हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, देश का इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। क्या चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर की वजह से क्या क्या हो रहा है, सोचिए। एक एंटरप्रेन्योर्स की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। एक एंटरप्रेन्योर जैसे बढ़ता है वैसे इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। क्लियर है ना? ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट का ग्रोथ भी एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही होता है। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? शेयर मार्केट और डिबेंचर का ग्रोथ किससे होता है? एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, इतना पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। इंट्राप्रेन्योर दोस्तों एक कंपनी का, एक एग्जिस्टिंग कंपनी का मैनेजर या एम्प्लॉय को बोलते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी का मैनेजर या एम्प्लॉय को बोलते हैं अगर वो मैनेजर एम्प्लॉय एक एग्जिस्टिंग कंपनी को कुछ इनोवेट कर रहा है। ऑलरेडी एक कंपनी है, ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी कुछ इनोवेशन चल रहा है, वो मैनेजर या एम्प्लॉय कुछ इनोवेशन कर दिया वो एग्जिस्टिंग कंपनी में, उसे क्या बोलोगे? इंट्राप्रेन्योर। याद रखिएगा दोस्तों, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में बहुत फर्क है। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन इंट्राप्रेन्योर में क्या होता है? ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। रिलायंस का एक लेबर, एक एम्प्लॉय कुछ इनोवेट कर दिया, कुछ नया ला दिया रिलायंस में, उसे आप क्या बोलोगे? इंट्राप्रेन्योर। एंड इंट्राप्रेन्योर इज लाइक एन एंटरप्रेन्योर, बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन रिसोर्सेस दे वर्क विद इन अ कंपनी टू इनोवेट एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। बस बात खत्म जी, बात खत्म। इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा लेकिन रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रीड कर लीजिएगा भाई, घर में रीड कर लीजिएगा। आगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? हर एक एक्टिविटी जो एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है एक बिजनेस यूनिट को इंप्लीमेंट करने के लिए, एक सपने को सच में बदलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। हर एक एक्टिविटी जो एक एंटरप्रेन्योर मतलब कि परफॉर्म करता है एक बिजनेस यूनिट को सच में बदलने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल, आप यहां लिखिए ना, यहां याद कीजिए, all activities undertaken by the entrepreneur to bring a business unit into existence are collectively known as entrepreneurship।
जैसे मैं पिछले साल सोच रहा था कि सेमेस्टर 1 के लिए क्या ऐसा करूं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा था पिछले साल से, क्लियर है, कि सेमेस्टर 1 के लिए क्या ऐसा करूं। अब वो प्लानिंग को जब मैं सच्चाई में बदल दिया, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर जब एक प्लान करता है और उस प्लान को जब इंप्लीमेंट कर देता है, उसे सिंपल सा बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल, इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज। सिंपल सा बात है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करना। एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट करना। सिंपल बात करते हैं कि टेक्नोप्रेन्योर किसको बोलते हैं। टेक्नोप्रेन्योर, मान लीजिए एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसका बिजनेस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जिसका बिजनेस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे टेक्नोप्रेन्योर भी बोला जाएगा। उसे टेक्नोप्रेन्योर भी बोला जाएगा। जैसे उबर, उबर हो गया, ओला हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब क्या है, इनका बिजनेस भैया टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है पूरा का पूरा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहा तो इनका बिजनेस डूब जाएगा। तो इसे एंटरप्रेन्योर भी बोला जाएगा, टेक्नोप्रेन्योर भी बोला जाएगा। ए टेक्नोप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड रन्स बिजनेस दैट फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। वो हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सिंपल, क्लियर है ना अभी तक? अभी तक क्लियर है ना? साथ में हो ना? साथ में हो ना सब? बताओ, जल्दी बताओ। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस आप घर में करोगे। ऑलरेडी मैंने इसका डिफरेंस आपको समझा दिया है। वन शॉट में आपको हर चीज आपको डिटेल में समझाए हुए हैं। अब इतना चीज डिटेल में कवर करना मुश्किल है ना, यहां पे तो आपको 5 घंटा 6 घंटा नहीं बिठा सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस आप कर लेना, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, बहुत इजी। अब आइए इनोवेशन पे। इनोवेशन का मतलब है कि आपने दिमाग से कुछ आइडिया निकाला और उस आइडिया को जब इंप्लीमेंट कर देते हो तो वो हो जाता है इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर ने दिमाग से कुछ ऐसा आइडिया निकाला जो आइडिया सबसे हटकर है, सबसे बढ़कर है, जो आइडिया आज तक किसी ने नहीं निकाला है, और उस आइडिया को आपने इंप्लीमेंट कर दिया मेरे दोस्त, उसको क्या बोलोगे, इनोवेशन। उसको आप क्या बोलोगे बेटा, इनोवेशन। इनोवेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडियाज एट द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन। कितने टाइप्स ऑफ इनोवेशन है, तो सुनो, इनोवेशन के 4 टाइप्स। इनोवेशन के कितने टाइप्स, लिखो चैट बॉक्स में, इनोवेशन के कितने टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन, सिंथेसिस। इन्वेंशन मतलब आप कुछ नया प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हो, आप कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। एक्सटेंशन मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसी प्रोडक्ट में कुछ और ऐड कर रहे हो। आपके पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आप उसी प्रोडक्ट में कुछ और ऐड कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। द एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेस, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एक्सटेंशन। एंड डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, किसी से कॉपी किया और उसको अपना एक फाइनल टच ऐड करके बस हो गया, उसको अपना बना दिया। अरे मान लेना भाई कि प्रोजेक्ट वर्क तुमने कॉपी किया किसी से, उसमें अपना टच ऐड कर दिया, अपना हैंड राइटिंग ऐड कर दिया, अपना कलर पेंसिल ऐड कर दिया, उसको मैम को सबमिट कर दिया। मैम 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 मैंने बनाया है, पूरा पूरा रात जग के बनाया है मैंने, लेकिन मैम को क्या पता तुमने उसका कॉपी किया है। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि तुम किसी का कॉपी करके अपना टच ऐड करके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट को मिला के तुमने एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट को इकट्ठा किया और उसमें से तुमने एक प्रोडक्ट बना दिया, एक गुड्स एंड सर्विस बना दिया, उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। उसको मतलब कि क्या बोलोगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर किसी को नींद आ रहा है तो अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारो, अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारो। अगर किसी का बाबू सोना का कॉल आ रहा है तो फोन उठा के फेंक दो, फोन उठा के फेंक दो। लेक्चर वेक्चर मतलब कि नहीं देखना पड़ेगा, अगले साल एग्जाम देना, अगले साल एग्जाम देना। बाबू सोना का कॉल नहीं उठाने का, काटने का। अभी हम लोग कर रहे हैं सीरियस पढ़ाई, ठीक है। चलो बात करते हैं इनोवेशन प्रोसेस।
इनोवेशन प्रोसेस का बात करते हैं भैया, स्टेप्स ऑफ इनोवेशन पढ़ाइए, स्टेप्स ऑफ इनोवेशन। अरे स्टेप्स ऑफ इनोवेशन ही पढ़ा रहे हैं कि इनोवेशन को कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको करना पड़ता है एनालिटिकल प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान करते हो कि प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, एक्सेट्रा। कौन सा प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, उसका फीचर क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले आप प्लान करते हो। क्या आप इनोवेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? आप प्लान 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 जब आपका कामयाब हो जाता है, प्लान जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तब आप उस रिसोर्सेस का जुगाड़ करते हो। अरे भैया, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिसोर्सेस आपको लगेंगे, उस रिसोर्सेस का जुगाड़ करना पड़ेगा ना आपको। ह्यूमन कैपिटल और मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा ना, तो जुगाड़ करो। सबसे पहले प्लान करो, इसके बाद रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन करो, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन करो। चैट बॉक्स में बोलो, भूत बन के मत बैठे रहो प्लीज, भूत बन के मत बैठे रहो, चैट बॉक्स में बोलो, चैट बॉक्स में बोलो इनोवेशन का प्रोसेस क्या होता है। एक एक करके प्रोसेस बोलो, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। यस, सबसे पहले हम लोग करते हैं एनालिटिकल प्लानिंग, उसके बाद रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस का जुगाड़ करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करते हैं उसको। इंप्लीमेंट करने के बाद कमर्शियल एप्लीकेशन करते हैं उसको। ओके, इंप्लीमेंट करना मतलब वो प्रोडक्ट को सही में बनाना। और अगर आपका प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, तो आप उसका कमर्शियल एप्लीकेशन कर दो ना, बेचो उस प्रोडक्ट को आराम से। ठीक है, अब आइए क्रिएटिविटी पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब अपने दिमाग की बत्ती आप जला रहे हो और दिमाग से कुछ आइडिया निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज, सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशंस। यानी आप एक आइडिया को जनरेट कर रहे हो, आप एक सोल्यूशन को जनरेट कर रहे हो, आप एक एक्सप्रेशन को जनरेट कर रहे हो, आप कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो। तो दोस्तों, ये आपका क्रिएटिविटी है, ये आपका क्रिएटिविटी है। और उसी क्रिएटिविटी को जब आप इंप्लीमेंट कर देते हो, तो वही तो बन जाता है इनोवेशन, वही तो बन जाता है इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी का मतलब है जनरेटिंग ओरिजिनल आइडियाज। ओरिजिनल आइडियाज को आप जनरेट कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, इन्वेंशन पढ़ा दिया। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? इन्वेंशन मतलब एक आप मतलब कि प्रोडक्ट आइडिया को बना रहे हो, एक नया प्रोडक्ट, एक नया गुड्स, एक नया सर्विसेज को आप जब बनाते हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इन्वेंशन, इन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, जरा ध्यान दे दो दोस्तों, जरा ध्यान दे दो। सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हो। सबसे पहले आप कुछ चीज, कोई चीज के बारे में सोचने से पहले आप मार्केट में जाते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो उसका। सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको पता तो रहना चाहिए ना, जिसके बारे में आप सोचने वाले हो, जिस बिजनेस के बारे में सोचने वाले हो, उस चीज के बारे में आपको पता तो रहना चाहिए, आइडिया तो रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आप उस चीज के बारे में आइडिया गैदर करते हो। आप ये देखते हो कि क्या प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना पड़ता है। ओके, आप जो चीज का बिजनेस करने वाले हो, जो चीज का एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हो, उस चीज का पहले प्रॉब्लम फाइंड करो। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है भैया? सबसे पहले प्रॉब्लम खोजो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन खोजो। इसका खोजने के बाद आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। इंक्यूबेशन का मतलब है क्या? दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दो, दिमाग को दूसरे कामों में मत फंसाओ, दिमाग को रेस्ट दो भैया, रेस्ट दो। इंक्यूबेशन मतलब लेट योर माइंड रेस्ट। और अगर आप दिमाग को रेस्ट देते हो, तो ही वो दिमाग उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करेगा। आप मान लीजिए एक साथ अगर 50 प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या सकेगा? सकेगा क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले करना पड़ता है आपको प्रिपरेशन, इसके बाद इंक्यूबेशन, इसके बाद आप करते हो इनसाइट, इसके बाद झटाक से आपको आइडिया आता है। आइडिया, झटाक से आपको आइडिया आता है। ओके, और जब आइडिया आता है ना, तब एक ही साथ 3-4 ठो आइडिया आ जाता है, एक ही साथ वो 3-4 ठो आइडिया आ जाता है। ठीक है, फिर आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि कौन सा आइडिया मैं अपनाऊं, कौन सा आइडिया को मैं फॉलो करूं। मेरे पास तो भैया 3-4 सोल्यूशंस है, मैं कौन से सोल्यूशंस को फॉलो करूं? तो पहले आता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, इसके बाद क्या आता है? इवेल्युएशन। इवेल्युएट करते हो आप कि आइडिया ए मेरे लिए अच्छा रहेगा, बी अच्छा रहेगा, सी अच्छा रहेगा या डी अच्छा रहेगा। सिंपल।
इसके बाद इलेबोरेट करते हो उसी आइडिया, मान लो कि आपको आइडिया ए पसंद में आ गया, आइडिया ए, तो आइडिया ए को आप इलेबोरेट करोगे, उसी उसी आइडिया के ऊपर आप काम चालू कर दोगे, उसी आइडिया को आप इलेबोरेट करोगे, उसी आइडिया के ऊपर आप काम चालू कर दोगे, सिंपल। और इसको आप क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट। इसी आइडिया को आप क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट। तो ये क्या पूरा का पूरा क्रिएटिविटी का प्रोसेस था। लिखो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए क्रिएटिविटी का प्रोसेस, एक एक करके लिखिए, सब कोई लिखेंगे। आइए नेक्स्ट, यहां पे पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दिया हुआ है। आपको हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ाए हुए हैं ना, तो फंक्शंस वाला पॉइंट्स भी आप इसमें अगर छाप देंगे तो भी काम चल जाएगा। वही सारा पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर को पैशनेट रहना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव रहना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेट करना चाहिए, वही सब सारा चीज है। एक एंटरप्रेन्योर के पास अडेप्टेबिलिटी वाला रहना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने वाला रहना चाहिए। अगर आप फंक्शंस जो मैंने पढ़ाया था ना, फंक्शंस और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, वही चीज को आप पर्सनल क्वालिटीज में छाप दिए तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, वही सब सेम सेम पॉइंट है, लेकिन आप इसको घर में एक बार रीड कर लीजिएगा, घर में एक बार आप रीड कर लीजिएगा, वही सब सेम पॉइंट है। देखो ना, सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप, नेटवर्किंग, रिस्क टेकिंग, इनिशिएटिव। तो आप फंक्शंस वाला पॉइंट ही पर्सनल क्वालिटी में लिख देना, ठीक है। बात करते हैं फैमिली बिजनेस का। फैमिली बिजनेस मतलब क्या होता है? फैमिली बिजनेस एक कॉर्पोरेशन है जहां पे पूरा का पूरा फैमिली, पूरा का पूरा परिवार एक ही बिजनेस में रहता है, सिंपल। फैमिली बिजनेस इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल फैमिली। एक ही सिंगल फैमिली अगर कोई बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली बिजनेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस एक छोटे शॉप्स का भी होता है, एक बड़े शॉप्स का भी होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का भी होता है। हर चीज में फैमिली बिजनेस सबसे आगे है, ठीक है। फैमिली बिजनेस एक कॉर्पोरेशन है जो एंटायरली ओन्ड और मैनेज कौन करता है? सिंगल फैमिली, सिंपल, ठीक है, सिंगल फैमिली। जैसे आप लोग क्या कभी शर्मा स्वीट्स में गए हो? शर्मा स्वीट्स में, बताओ ना, बताओ ना, आप लोग कभी क्या शर्मा स्वीट्स में गए हो? शर्मा स्वीट्स ना एक फैमिली बिजनेस है, हर जगह अपना अपना ब्रांच खोल के रखा है ये लोग ने, और हर जगह ना कोई रिश्तेदार, मतलब कि कोई ना कोई इसका फैमिली का ही है, कोई ना कोई इसका फैमिली का ही बैठा रहता है इसमें। कोई हो गया चाचा, कोई हो गया पापा, कोई हो गया उसका बड़ा भाई, कोई हो गया उसका बड़ा भाई। तो शर्मा स्वीट्स अगर आप कभी कभी मतलब कि गए होंगे ना, उसके 4-5 ब्रांच है, और चारों पांचों ब्रांच में उसके फैमिली मेंबर ही बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आइए फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस में क्या होता है? ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल एक फैमिली के पास ही रहता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक फैमिली बिजनेस 2 साल 4 साल के लिए नहीं रहता है, एक फैमिली बिजनेस एटलीस्ट 100 साल 200 साल के लिए तो रहता है भाई। एक फैमिली बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए खोला जाता है कि मेरे पुस्त सारे के सारे जन यही फैमिली बिजनेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें ना पूरा का पूरा फैमिली मेंबर से इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाचा फूफा सब कोई रहता है इसमें, ठीक है। और सारे के सारे रोल्स यही लोग निभाते हैं। इसके बाद मतलब कि शेयर्ड वैल्यूज, इनका जो ट्रेडिशंस रहता है, इनका जो वैल्यूज रहता है, वही वैल्यूज वही ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। मान लीजिए ग्रैंडफादर ने कुछ वैल्यू सेट करके गए हैं, कुछ वैल्यू सेट करके गए हैं, अब वही वैल्यू को ये लोग फॉलो करेंगे, वही ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करेंगे। छंगानी क्या करता है? छंगानी तो वही चीज करता है ना भाई, अपने पापा के स्टैब्लिश किए हुए बिजनेस। मान लो कि वो क्या बोलता है कि मेरे पापा ने जिस तरह से बिजनेस स्टैब्लिश किया था, जैसे वो कचरे में बेच रहे थे, वैसे ही मैं अनहाइजेनिक तरीके से वैसे भी मैं बेचूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फैमिली में कौन फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है? क्या आप मतलब अपने मतलब कि पापा और मम्मी से ऐसे करके बात करते हो क्या? नमस्कार पापा जी, नमस्कार मम्मी जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ऐसे क्या बात करते हो क्या? नहीं ना। फैमिली बिजनेस में हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है, तू तकारा करके ही बात होता है, तू तकारा करके ही बात होता है, सिंपल। फैमिली बिजनेस में इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है, इमोशनल अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है यहाँ पे। और फैमिली बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग होता है कि इस बिजनेस का उत्तरदायित्व कौन लेगा। मान लो कि दादाजी है, उसके बाद पापा आए, उसके बाद तुम आए, उसके बाद तुम्हारे बच्चे आएंगे, तो सक्सेशन प्लानिंग कहां पे होता है? फैमिली बिजनेस में ही होता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ, सुना सुना लग रहा है? सुना सुना हो ना? यहीं पे, यहीं पे रहना, अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं मैं, अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बेस्ट, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। सुनो अभी,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस। फैमिली में लड़ाई कैसी होती है? फैमिली में लड़ाई किस बात की होती है? सबसे पहले अगर मान लो किसी को गोल्स, किसी को अपना गोल्स पता नहीं रहेगा कि फैमिली बिजनेस का गोल क्या है, फैमिली बिजनेस का वैल्यूज क्या है, यानी कि बिजनेस का मान लो किसी को रास्ता पता नहीं रहेगा कि ये बिजनेस कौन से रास्ते में जाएगा, तो इस बात पे ना लड़ाई होती है कि क्या गोल्स है, क्या वैल्यूज है, क्या पॉलिसीज है, क्या ट्रेडिशंस है, किसी को मालूम ही नहीं है, कोई एक मेंबर को मालूम नहीं है। मान लो किसी को विजन ही नहीं पता है, मान लो किसी को फैमिली बिजनेस का विजन ही नहीं पता है, किसी को वैल्यूज ही नहीं पता है, तो इस बात पे सबसे पहले मतलब कि लड़ाई होती है। इसके बाद फैसला कौन लेगा, इसके बाद सेकंड लड़ाई मतलब कि किस बात पे होती है? इस बिजनेस के लिए फैसला कौन लेगा। मान लो ग्रैंडफादर ने बोल के रखे हैं कि ये बिजनेस का फैसला सिर्फ लड़के लोग ही लेंगे, लड़की लोग नहीं लेगी। ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर बिजनेस स्टैब्लिश करके चले गए और ग्रैंडफादर ने मान लो कि बोल के गए हैं कि ये जो बिजनेस है, हमारा जो फैमिली बिजनेस है, हमारा जो फैमिली बिजनेस है, वहां का फैसला सिर्फ लड़का लेवेंगे, सिर्फ लड़को लेवेंगे, लड़की ना लेवेंगे। ऐसा अगर बोल के गए मान लो, तो वो क्या हुआ नॉर्मली उसके वजह से ना कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उसके वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, कि कौन लेगा डिसीजन, कौन लेगा डिसीजन, सिर्फ यही क्यों लेगा डिसीजन, मैं क्यों नहीं ले सकता डिसीजन, इस बात पे लड़ाई हो रही है। इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन क्या रोल निभाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, किसी को मालूम ही नहीं है। कौन क्या रोल निभाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, उस बात पे लड़ाई होती है। इसके बाद कौन कितना पैसा लेके जाएगा, पैसों, कौन कितने पैसों लेके जाएगा, कौन कितने कंपेंसेशन लेके जाएगा। मान लो कि बड़ा एक है, एक फैमिली मेंबर है, उसको मिलता है 5,000 रुपए, उसको मिलता है 5,000 रुपए, और एक छोटा फैमिली मेंबर है उसको मिलता है 2,000 रुपए। एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसको मिलता है 5,000 रुपए, एक छोटा फैमिली मेंबर है उसको मिलता है 2,000 रुपए। गलत हुआ ना, इस बात पे लड़ाई हो जाएगी कि हमको 2,000 क्यों मिल रहा है, उसको 5,000 क्यों मिल रहा है, हमको 2,000 क्यों मिल रहा है, उसको 5,000 क्यों मिल रहा है, हमको भी बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना, सिंपल। इसके बाद ओनरशिप के लिए भी, ये बिजनेस का मालिक कौन। मान लो ग्रैंडफादर ने बंटवारा करके नहीं गए, मान लो ग्रैंडफादर बंटवारा करके नहीं गए, तो अब तो भाई ओनरशिप के लिए भी लड़ाई होगी, ओनरशिप के लिए भी क्या होगी, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो फैमिली ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद मान लो कि कोई फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसको अगर कोई शेयर मिल गया, उसको अगर कोई फैमिली बिजनेस का शेयर मिल गया, तो उसके लिए भी दूसरे मेंबर्स बहुत गुस्सा करेंगे। मान लो ग्रैंडफादर ने एक नॉन फैमिली मेंबर को ना हिस्सा दे दिया कि आज से तुम भी हमारे फैमिली के ही मेंबर हो, मतलब कि ऐसा वाला हिस्सा बना दिया, उसके लिए भी तो भाई लड़ाई होगी ना। इसके बाद पर्सनालिटी डिफरेंस हो गया, पर्सनालिटी डिफरेंस, हर जन का पर्सनालिटी अलग अलग होता है, हर जन का अलग अलग मतलब की तरह का पर्सनालिटी होता है, इस वजह से। इसके बाद सक्सेशन है, प्लानिंग। इसके बाद सिबलिंग मतलब की राइवलरीज है, भाई भाई में एकदम झुट्टम झुट्टा हो गया, वो उसको मार रहा है, ये उसको पीट रहा है, फिर तो भाई कंफ्लिक्ट इसी वजह से होता है। हर घर में महाभारत होता है, हर घर में भाई महाभारत होता ही है, होकर ही रहेगा कभी ना कभी। अगर तुम्हारे घर में नहीं हुआ है तो होकर ही रहेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, फैमिली बिजनेस में कंफ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब कि रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में अगर झगड़े हो जाते हैं तो रिजॉल्व कैसे कर सकते हो आप। सबसे पहले कंपनी को कंपनी ट्रीट करो, फैमिली को फैमिली ट्रीट करो, कंपनी में जाके कंपनी का काम करो और घर में आके फैमिली को फैमिली ट्रीट करो, ओके। इसके बाद देखिए एस्टैब्लिशिंग मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर आप कोई सीनियर या कोई आप रिलेटिव को मानते हो, उसको बुलाओ, उसका एडवाइस लो, उससे मतलब कि झगड़े को सुलझाओ। अरे भाई नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जिसको सब कोई मानता है, जिसको सब कोई बहुत इज्जत देता है, उसको बुलाओ और उससे सॉल्व करवाओ तुम्हारा झगड़ा, सिंपल। इसके बाद हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस, हर चीज अपने प्लेस पे होना चाहिए, फैमिली ऑफिस, फैमिली असेंबली, फैमिली काउंसिल, हर चीज अपना प्लेस पे होना चाहिए, अपना अपना प्लेस पे होना चाहिए, इससे ही झगड़ा नहीं होगा, ठीक है।
इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो, इसके बाद स्टैब्लिश्ड शेयर्ड फैमिली मतलब कि वैल्यूज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। अपने फैमिलीज के वैल्यू बनाओ, गोल्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, जिससे कोई लड़ ना पाए, जिससे सबको पता रहे कि हमारा फैमिली का गोल्स क्या है, वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, इसके बाद अर्ली एंड फ्रीक्वेंट मतलब कि फ्रीक्वेंट मतलब कि कम्युनिकेशन एंड सीकिंग द हेल्प ऑफ मेडिएटर। कभी कभी हम लोग को मेडिएटर का भी हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और खुद से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे शार्क टैंक में आप देखोगे नमिता थापर, विनीता, ये लोग क्या है? ये लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ये लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ओके, चलिए आगे आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एक वुमेन को। सबसे पहला, एक्सेस टू फंडिंग। पैसा ही तो नहीं है भाई, पैसा ही तो नहीं है, सबसे पहले पैसे, उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है। मेल ऑफ कोर्स मतलब ये जो मतलब कि ये जो है ना सोसाइटी, यहां पे मेल को ना ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ये सोसाइटी में ना मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसी वजह से उनको ना फंडिंग नहीं मिल पाता है। इसके बाद यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपने घर गृहस्थी देखे या एंटरप्रेन्योरशिप देखे, वो लोग नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स में नहीं रह पाते हैं, वो लोग ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाते हैं। लड़कियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो लोग मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मार्केट रिसर्च नहीं कर पाते हैं वो लोग, ये भी एक बैरियर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो लोगों का कोई रोल मॉडल नहीं रहता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे है एस्टैब्लिश्ड। तो एक वुमेन लोगों का ना, एक फीमेल लोगों का रोल मॉडल्स नहीं रहता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। इनके पास रिसोर्सेस उतने अवेलेबल नहीं रहते जितने होने चाहिए। इसके बाद लीगल एंड मतलब कि लीगल ये भी आता है, बैरियर्स भी आता है, लीगल बैरियर्स भी आता है ना। इसके बाद वर्क प्लेस मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन भी आता है कि भाई लड़का यहाँ पे काम करेगा, लड़की यहाँ पे काम नहीं करेगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कमी आता है नॉर्मली। रेमेडियल मेजर्स आप पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, आराम से। ठीक है, और रोल ऑफ फैमिली बिजनेस पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंस क्यों है इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड होता है, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस मतलब कि चलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इनोवेशन होता है। एक एंटरप्रेन्योर जब मार्केट में आता है तो वो कुछ इनोवेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर जब मार्केट में आता है तब वो जॉब क्रिएट करता है, जॉब क्रिएशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करता है, वेल्थ क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। ओके, एंड वो रीजनल मतलब कि डेवलपमेंट भी करता है और ग्लोबल मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस भी करता है और इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट भी है। सिंपल। तो ये सब पॉइंट्स आप अगर एक एक बार करके पढ़ लोगे ना, ये एक एक बार करके अगर आप पढ़ लोगे, वन शॉट अगर आप नहीं देखे हो तो वन शॉट अगर आप देख लोगे और एक एक बार करके पढ़ लोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट्स है सबसे पहले इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योर इनोवेट करता है, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर इनोवेट करता है, ये एक एलिमेंट है। एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग बिहेवियर का रहना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ओके, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। अपॉर्चुनिटी को क्या रिकॉग्नाइज करता है कि क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूं। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्स मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये सब सारा चीज रहता है। एक एंटरप्रेन्योर परसिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आता है? सबसे पहले इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड परसिस्टेंस। अब बात करते हैं कोप्रेन्योर्स क्या होते हैं। कोप मतलब कि प्रेन्योर्स,
हस्बैंड और वाइफ, यानी आपके बाबू और उनके बाबू, सुनिए, हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग को मतलब उनको हम लोग बोलते हैं कोप्रेन्योर्स। हस्बैंड वाइफ मिलके अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कोप्रेन्योर्स। सिंपल, ठीक है। हो गया ये चैप्टर खत्म। अब 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एक साथ में कवर करेंगे। एक साथ में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कवर मतलब कि कवर कर लेंगे, कोई यहां पे डिले नहीं होगा। ओके, आइए अभी यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करते हैं। बहुत क्विक रिवीजन होने वाला है। ओके, बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाद जिस किसी ने भी अगर वन शॉट नहीं देखा है, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी वन शॉट देख लीजिएगा। ओके, 2x के स्पीड में अगर आप वन शॉट देखिएगा तो आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं आपको डिटेल्ड में अभी मतलब कि नहीं पढ़ाने वाला हूं, बहुत क्विक वे में आपको रिवाइज करने वाला हूं। सुनिए, सबसे पहले बात है कि स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर को जब आप इनकरेज करते हो, जब आप मोटिवेट करते हो, जब आप सपोर्ट करते हो कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू कर बिजनेस, तू कर एंटरप्रेन्योरशिप, मैं तेरे साथ हूं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। ओके, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन refers to the activities or initiative designed to encourage and support entrepreneurial behavior, innovation and economic growth। अगर एक एंटरप्रेन्योर को आप सपोर्ट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, इनिशिएट ले रहे हो, उसका पूरा का पूरा इनिशिएटिव ले रहे हो कि हाँ भाई तू अगर गिरेगा तो मैं ढाल बन के खड़ा रहूंगा तेरे सामने, मैं तेरे सपोर्ट में हूं, मैं तुझे इनकरेज करता हूं, तू कर, तू करेगा, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो एक एंटरप्रेन्योर को? फंडिंग प्रोवाइड करके, मतलब कि मेंटरशिप प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करके, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। ओके, तो स्टिमुलेशन क्लियर हो गया। सपोर्ट, आइए सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर को आप सपोर्ट कर रहे हो रिसोर्सेज देके, मतलब असिस्टेंस देके, गाइडेंस देके और इंकरेजमेंट देके। In the context of entrepreneurship development, support refers to resources, assistance, guiding, encouragement provided to entrepreneurs. Simple, जिससे entrepreneur स्टार्ट कर पाए, ग्रो कर पाए और सस्टेन कर पाए उनका वेंचर, जिससे एक entrepreneur स्टार्ट, ग्रो एंड सस्टेन कर पाए उनका प्रॉपर वेंचर। ओके,
इसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी, आइए जल्दी आइए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हो, आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हो। ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश का जो रिसोर्सेस है उसको मिनिमम से मिनिमम वेस्ट करो, मिनिमम से मिनिमम वेस्ट करो, और इकोसिस्टम का अपना एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर को ऐसा होना चाहिए कि अपना एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहा है, अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। सिंपल। बात करते हैं अभी पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज concerned with the stimulating economic growth, encouragement, entrepreneurship is called public system of stimulation। यानी कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है? इंसेंटिव देके, सब्सिडी देके, असिस्टेंस देके। अगर एक एंटरप्रेन्योर को मतलब कि गवर्नमेंट, सरकार सपोर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलोगे आप? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर को प्राइवेट एजेंसी सपोर्ट कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी सपोर्ट कर रहा है, उसे आप बोलोगे प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। सिंपल। The stimulation that includes all private agencies on industrial association formed to support and protect the right of a particular industry is known as private stimulation। Simple। बात करते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्री। रोल ऑफ इंडस्ट्री से अगर पूछा गया या आपको EIA पूछा गया तो बात एक ही होगा। EIA का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। E का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स, A का मतलब है एसोसिएशन, और I का मतलब है इंडिया। अगर आपको एग्जामिनेशन में रोल ऑफ EIA बोला गया तो आप सेम ही चीज लिखोगे, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और या तो रोल ऑफ इंडस्ट्रीज पूछा गया तो भी सेम ही आंसर होगा, तो इंडस्ट्रीज हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है याद कर लीजिएगा। सबसे पहले या तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, सप्लाई चेन का इंटीग्रेट करवाती है, सप्लायर्स पार्टनर्स को हमसे मिलवाती है, एक एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज ट्रांसफर करती है। ओके, सबसे पहले एक इंडस्ट्री हमें क्या करती है? एक इंडस्ट्री हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती है, नीड्स एंड वांट्स के बारे में बताती है कि कस्टमर मांग क्या रहा है। इसके बाद सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एक एंटरप्रेन्योर्स के मतलब की वजह से ही होता है। नॉलेज ट्रांसफर, इसके बाद नॉलेज ट्रांसफर, कभी कभी एक इंडस्ट्री हमें एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर देता है, हमें टेक्नोलॉजीज के बारे में बता देता है, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसके बाद की मतलब कि कस्टमर बेस तैयार करके दे देता है। इसके बाद कभी कभी इंडस्ट्री हम पे इन्वेस्ट कर देता है, हमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम, हमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देता है, कभी कभी इनोवेटिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, कभी कभी इंडस्ट्री हमारे लिए इनोवेटिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करके देता है, और कभी कभी जॉब क्रिएशन वाला फैसिलिटी देता है। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब है वो एरिया, वो जोन जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, जहां पे एक एंटरप्रेन्योर जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, वहां पे उनको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब यह है कि जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे एक प्यारा सा, सुंदर सा, ग्लोइंग सा एंटरप्रेन्योर जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, फैसिलिटीज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप रहता है, इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे आपका स्कूल वाला ग्रुप। यहां ना पुअर लोग ना इकट्ठा होते हैं, पुअर लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक इकट्ठा होते हैं टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। मतलब उनका ये टारगेट रहता है कि भाई एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग और गवर्नमेंट से मिलके हेल्प मांगेंगे और कुछ काम करेंगे, कुछ इनकम जनरेट कर लेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ खटाएंगे, कुछ खाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। तो पुअर लोगों का एक जमावड़ा रहता है ये, बहुत सारे पुअर लोग एक जब ग्रुप बनाते हैं इनफॉर्मल तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां पे बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व किए जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज को, और हर जन ये टारगेट में रहता है कि किसी भी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाए, इस ग्रुप में फंडिंग मिल जाए, या तो हम गवर्नमेंट से मदद मांगे। ओके, रोल पढ़ लीजिएगा, रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल पढ़ लीजिएगा।
सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो रोल है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। ये मैराथन अटेंड करने के बाद आपको ये 50 पेज का पीडीएफ भी पढ़ना है, 2 घंटे लगेंगे। पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, हर चीज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर्स, हारे का सहारा। सिंपल सा बात है, आप सुने हो ना हारे का सहारा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप हार चुके हो तो आपके सपोर्ट में कोई आता है, कोई बिजनेस आता है। एक बिजनेस रिलायंस, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा होप खो बैठा, मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, मैं नया नया एंटरप्रेन्योर आया था मार्केट में, मैं सोचा कि मार्केट में आके एकदम तबाही मचा दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरा सपोर्ट में आया मुकेश अंबानी, मेरा सपोर्ट में आया रिलायंस परिवार, और रिलायंस आके बोला अभिषेक तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए हर कुछ कर दूंगा, मैं तेरे को मेंटरिंग प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरे को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरे को ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करूंगा, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को सपोर्ट करने के लिए आया हूं, मैं तेरे को ग्रोथ करने के लिए आया हूं, जिससे तू ग्रो करे, जिससे तू डेवलप करे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मुकेश अंबानी मेरे रिश्तेदार लगते थे, मान लो, एज्यूम करो, तो मेरा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस को वो सपोर्ट करने आएंगे, तो क्या वो कहलाएंगे बिजनेस इंक्यूबेटर्स। आइए, बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम्स डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। सिंपल। रोल्स पढ़ लीजिएगा घर में, आराम से रोल्स पढ़ लीजिएगा, रोल्स हो जाएगा आराम से, बहुत इजी है सब कुछ। बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर का। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर कौन होता है बताइए? एंजल इन्वेस्टर वो एक इन्वेस्टर होते हैं जो आपके कंपनी में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाते हैं, उस बदले में आपको स्टेक लेते हैं। सिंपल सा बात है। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक में एज्यूम करो कि पीयूष बंसल ने एक कंपनी पे पैसा लगाया, उसको वो बोला कि मुझे आपका कंपनी का 2% चाहिए और मैं इसके लिए 40 लाख लगाने के लिए तैयार हूं। तो ये क्या हुआ? एंजल इन्वेस्टर्स, यानी कोई एक बड़ा इन्वेस्टर मेरे कंपनी में आके पैसे लगा के जाएगा, इन्वेस्ट करके जाएगा, फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करेगा, मेरे को मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? एंजल इन्वेस्टर। वो मेरे लिए क्या है? एंजल इन्वेस्टर। मान लीजिए मेरे कंपनी में अभिषेक झा क्लासेस, एक मान लीजिए कंपनी है, अभिषेक झा क्लासेस के नाम से मैंने एक कंपनी खोल लिया है, उसमें मान लीजिए बोट ने पैसा लगा दिया, बोट ने बोला कि 10% इक्विटी मुझे दो और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो उसे क्या बोलोगे? एंजल इन्वेस्टर। तो एन एंजल इन्वेस्टर इज समवन ही प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, जिसको हमारी इक्विटी चाहिए होती है, इक्विटी जिससे हमारे इक्विटी चाहिए होती है, जिससे हमारा हिस्सा चाहिए होता है फर्म का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। इसका भी रोल पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसके बाद बात करते हैं वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मिस्टर एक्स रहते हैं, वो बैंक में जाते हैं और उनका लोन रिजेक्ट कर देता है बैंक बोलता है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, हम कितने एंटरप्रेन्योर को लोन दे? हम आपको लोन नहीं दे सकते, सॉरी, आपका बिजनेस थोड़ा सा रिस्की लग रहा है थोड़ा सा बिजनेस, इसीलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। लेकिन एक आंटी थी, उस आंटी का नाम था आंटी में, भैया क्रिश्चियन थी, वो क्रिश्चियन, ठीक है, लेकिन वो आंटी बहुत अमीर थी, अद्धा पैसा था उसके पास, अद्धा पैसा, इतना ज्यादा पैसा था कि वो ना सोचा, वो आंटी ना बोली कि मैं तुम्हारे कंपनी में लगा दूंगी, मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है मिस्टर एक्स, सुनो, मैं तुम्हारे कंपनी में मतलब कि पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 50% का ओनरशिप चाहिए, मुझे 50% का स्टेक चाहिए, इक्विटी चाहिए मुझे 50% का। सिंपल सा बात है, इसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और आंटी में कहलाएंगी वेंचर कैपिटलिस्ट, और वो जो पैसा दी है उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल refers to the investment fund provided to startups and small businesses with the high growth potential. These funds come from the investor who are willing to take on high risk in exchange of the potential significant return. आइए इसका रोल भी पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड का। मान लीजिए मैंने 100 रुपए करके आप लोगों से इकट्ठा किया,
मान लीजिए आप लोगों से मैंने 100 रुपए करके एसआईपी करवाया और उस पैसे को जोड़ के, उस पैसे को इकट्ठा करके मैंने वो चीज इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसे क्या बोलोगे? प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है? प्राइवेट इक्विटी फंड इज ए पुल ऑफ कैपिटल रेस्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज। यानी कि आपने, मैंने, हम सब ने 100 रुपए करके दिया, एक प्राइवेट कंपनी उस मतलब कि 100 रुपए को लिया और पूरा का पूरा पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और बाद में आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। उसे आप क्या बोलोगे? प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड, ठीक है। जैसे बचपन में आप पूजा वगैरह में चंदा वंदा इकट्ठा करते थे ना, चंदा वंदा, आस पड़ोस में आप मतलब कि चंदा वंदा इकट्ठा करते थे, तो ये चांदा इकट्ठा करना ही हुआ कि सबसे 100 रुपए करके लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया पूरा एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी फंड। तो रोल्स को पढ़ लीजिएगा, रोल्स को पढ़ लीजिएगा, बोल रहा हूं मैं आपको। सीड कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल, जो पैसा आपको बिजनेस के स्टार्ट करने के वक्त में लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल रिफर्स टू द इनिशियल फंडिंग प्रोवाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। सीड कैपिटल मतलब जो कैपिटल, जो पैसा आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त में लगाना पड़ता है, रिलेटिव से मांगो, फैमिली से मांगो, एंजल इन्वेस्टर से मांगो, उसे क्या बोलोगे आप? सीड कैपिटल। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग मतलब, क्राउड फंडिंग मतलब फेसबुक में देखते हो, फेसबुक में बहुत जन ना अपना एक स्कैनर लगा देता है और बोलता है कि मुझे गाड़ी खरीदना है। स्कैन सब कोई मिल के, सब कोई, आप लोग सब कोई प्लीज 5 रुपए करके डोनेट कीजिए, आप लोग सब कोई प्लीज 1 रुपए करके डोनेट कीजिए। इसे क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। भीड़ से पैसा इकट्ठा करना, भीड़ से पैसा इकट्ठा करना। अरे मतलब ऑनलाइन में भीख मांगना, ऑनलाइन में क्या भीख मांगना, सिंपल। तो इसे क्या बोलोगे? क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब हो गया रेजिंग फंड। बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब कि जो लोग पेशेंट लोग रहते हैं, फेसबुक में देखे होंगे आप लोग, जो लोग पेशेंट लोग रहते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े मतलब कि डिजीजेस या मतलब से मतलब कि जूझते रहते हैं, वो लोग ना ऐसे ही कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, वो लोग ऐसे ही मतलब कि पैसे मांगते हैं कि आप प्लीज छोटा सा एक मदद कर दो, आपकी एक मदद से इसकी जान बच सकती है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? क्राउड फंडिंग। इसको आप क्या बोलोगे? क्राउड फंडिंग। तो हो गया पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 3 बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा भाई, यूनिट नंबर 3 बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि कल ही तो पढ़ाया था इसको, ठीक है। यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे। आइए, बिजनेस आइडिया क्या होता है? बिजनेस आइडिया का मतलब होता है कि जो आइडियाज आप अपने दिमाग से निकालते हो, आप इनोवेटिव तरीके से कुछ सोच रहे हो, आप अपने न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या तो अपने पापा के, चाचा के, दादाजी के बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हो, उसे बोलते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया एक इनोवेटिव कंसेप्ट है कि अगर मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ आइडिया निकाल रहा हूं, उसे बोलते हैं बिजनेस आइडिया, सिंपल। और बहुत सारे सोर्सेस भी आपको पढ़ाए थे, जैसे मार्केट ट्रेंड्स हो गया, कस्टमर नीड्स हो गया, इसके बाद पर्सनल पैशन एंड हॉबीज। मेरा पैशन है पढ़ाना, तो मैं उस चीज को फॉलो करूंगा। जैसे मुझे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक सोर्स बन सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक तरह का सोर्स बन सकता है, ओके। इसके बाद देखिए इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इनोवेशन हो गया, फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज हो गया, के बाद कोलैबोरेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फीडबैक हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब सोर्सेस है। कल के वन शॉट में ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से कवर किए थे, आज इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे, ओके। फीचर्स ऑफ बिजनेस आइडिया भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फीचर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, कर लीजिएगा एक बार, कर लीजिएगा एक बार। सबसे पहले बिजनेस आइडिया में क्या होता है? बिजनेस आइडिया आप क्यों बनाते हो? इनोवेशन करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। इसके बाद क्या? मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को बढ़ाने के लिए आप अगर एक बिजनेस आइडिया बनाते हो, तो आप नीड्स और डिमांड को देख के बनाते हो कि कस्टमर का नीड्स क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या, कस्टमर क्या मांग रहा है। फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कि क्या ये बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकेबल है, क्या ये वायबल है ये बिजनेस आइडिया, ये चेक करने के लिए। स्केलेबिलिटी चेक करने के लिए, स्केलेबिलिटी मतलब क्या मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो एक्सपांड कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ये स्केलेबिलिटी चेक करने के लिए भी हम लोग बिजनेस आइडिया बनाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए,
क्या ये प्रॉफिटेबल है, जो बिजनेस आइडिया मैंने बनाया है क्या ये बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसके बाद मतलब मार्केट, बहुत सारा चीज और भी है, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, पैशन एंड कमिटमेंट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइए फीजिबिलिटी स्टडी समझते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी, फीजिबिलिटी स्टडी किसको बोलते हैं? क्या हमारा बिजनेस, क्या ये बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है, उसको चेक करना, मार्केट एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, हर एक एस्पेक्ट से इवेल्युएट करना कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने बिजनेस का आइडिया बनाया है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? फीजिबिलिटी स्टडी। ए फीजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ ए प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब के प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, बिजनेस आइडिया और वेंचर्स। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक्स या टेक्निकल, लीगल, ऑपरेशनल, सारे के सारे एस्पेक्ट से हम चेक करेंगे क्या हमारा बिजनेस एक्टिविटीज वायबल है या नहीं है, क्या हमारा फिजिबिलिटी स्टडीज एक्टिबल, मतलब कि ये है या नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा आप। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रहते हैं। सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले क्या रहती है? सबसे पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रहती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी रहती है, मार्केट फिजिबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहती है और मतलब इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रहती है। सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी ये चेक करता है कि क्या बिजनेस सही है, क्या बिजनेस मतलब कि टेक्निकल एस्पेक्ट से सही है या नहीं है, इसको बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी से चेक करना। इसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करता है कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना खर्चा पड़ने वाला है और कितना बेनिफिट हमें लगने वाला है। मार्केट फिजिबिलिटी ये चेक करता है, मार्केट फिजिबिलिटी क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है। फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करता है क्या ये फाइनेंशियली स्टेबल है, जो मैंने बिजनेस आइडिया बनाया है वो बिजनेस आइडिया क्या फाइनेंशियली मतलब कि वायबल है। 1 करोड़ का पूरा का पूरा प्लान बन रहा है और हमें खर्चा लग रहा है 10 करोड़ का, तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है ना, यही चेक करते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। एंड इसके बाद इकोलॉजिकल एनालिसिस भी आपको करना पड़ता है, एनवायरनमेंट का पूरा एनालिसिस भी आपको करना पड़ता है कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को बहुत बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाओ। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। ये टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है ये सब। ओके, बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान का। फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान में क्या फर्क है? फिजिबिलिटी स्टडी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ ये चेक करता है कि ये बिजनेस आइडिया फिजिबल है या नहीं है, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या ये बिजनेस को मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये चेक करता है फिजिबिलिटी स्टडी। मार्केट के पोटेंशियल को चेक करता है, हमारे कंपटीटर को चेक करता है, हमको कितना खर्चा पड़ने वाला है, हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, ये चेक करता है क्या? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी इज ए प्रीलिमिनरी मतलब कि डॉक्यूमेंट दैट एक्सेसेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रपोज्ड बिजनेस। सिंपल। लेकिन बिजनेस प्लान क्या बताता है? बिजनेस प्लान a business plan is a more detailed document that outlines how a business will be run and what its goals are. Simple. ठीक है, इनोवेटिव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनोवेशन लाइफ साइकिल। इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब देखिए, इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि आप आइडिया जनरेशन से लेके एडॉप्शन तक जो चीज आपने किया है उसको आप क्या बोलोगे? इनोवेशन लाइफ साइकिल। मैंने ये ट्यूशन सेंटर खोलने का जब से आइडिया बनाया है और जब मैंने अडॉप्ट कर दिया तब तक का पूरा पीरियड को बोला जाएगा इनोवेशन लाइफ साइकिल। इनोवेशन लाइफ साइकिल, ठीक है। द इनोवेशन लाइफ साइकिल आउटलाइंस द टिपिकल स्टेजेस ऑफ एन इनोवेशन गोज थ्रू द इनिशियल आइडिया जनरेशन टू डेवलपमेंट। ओके, बात करते हैं इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल क्या होता है। इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल मतलब ये होता है कि अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कोई नया इनोवेशन आता है, अगर कोई साइंटिस्ट या कोई मतलब कि रिसर्चर
एक नया इनोवेशन करता है तो उसे पॉपुलेशन को अडॉप्ट करने में, अपनाने में कितना टाइम लगता है, उसे एक पॉपुलेशन को अडॉप्ट करने में, अपनाने में कितना टाइम लगता है। द इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल, ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ मतलब इनोवेशन, is a model that describes a new idea, product or technology is adopted by a population over time. Simple. ठीक है, आपको ये सब चीज पढ़ाया गया है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनोवेटर्स। सबसे पहले इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स कौन? जो इनोवेट करते हैं, जो कुछ नया लाते हैं, जो मार्केट में कुछ नया लाते हैं, कुछ नया न्यू इनोवेशन करते हैं। इसके बाद आता है अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब अर्ली अडॉप्टर्स कौन हुआ? जो उसको जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इनोवेटर्स के बाद वाला स्टेज आता है अर्ली अडॉप्टर्स। उसके बाद आता है अर्ली मेजोरिटी। उसके बाद कौन आता है? अर्ली मेजोरिटी। उसके बाद आता है लेट मेजोरिटी। उसके बाद आता है लेगार्ड्स। ठीक है, इनोवेशन ऑलरेडी पढ़ा दिए, क्रिएटिव प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा दिए। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान क्या होता है? जरा ध्यान दो। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज ए कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल डिटेल्स। बिजनेस प्लान एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रहता है जो एक बिजनेस का गोल्स, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल डिटेल्स बताता है। एक बिजनेस के गोल्स के बारे में बताता है, स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताता है, वो होता है ए बिजनेस प्लान। ए बिजनेस प्लान इज ए कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, स्ट्रेटेजीज एंड ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ ए बिजनेस। सिंपल। सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस प्लान के? बिजनेस प्लान के सिग्निफिकेंस क्या है? वो क्या करता है? रेज मनी फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस प्लान की वजह से आप क्या कर सकते हो? बिजनेस का पैसा रेज कर सकते हो। सिंपल। टू मेक साउंड डिसीजन, अच्छा डिसीजन बनाने के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। टू हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस, आपके वीकनेस को जानने के लिए, आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। टू कम्युनिकेट योर आइडियाज विथ स्टेक होल्डर, इसके लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हो चुका है, इसको नहीं पढ़ाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान। ओके, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल जरूर से जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, टाइम की कमी है, सब चीज तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दे रहा हूं। बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। बिजनेस प्रोसेस डिजाइन क्या रहता है? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन का मतलब होता है क्रिएशन, इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजेशन। अपने बिजनेस को कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना कि आप अपना बिजनेस का गोल्स को अचीव कर पाओ। आप अपने बिजनेस के गोल्स को क्या कर पाओ? अचीव कर पाओ। डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस का मतलब होता है बिजनेस को कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना कि आप अपने सारे के सारे गोल्स को अचीव कर पाओ। ओके, आगे लेआउट का मतलब क्या होता है? लेआउट का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट। और अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लांट लेआउट क्या होता है? प्लांट लेआउट, इसका भी मतलब सेम ही होता है। प्लांट लेआउट टिपिकली रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट और डिजाइन ऑफ ए प्लांट। एक मशीनरी का पूरा लेआउट जो रहता है, जैसे मशीनरी ए, मशीनरी मतलब कि मशीनरी ए यहां पे है, मशीन बी यहां पे है, इसके बाद मशीन सी है, इसके बाद मशीन डी है, तो इसे आप क्या बोलोगे? लेआउट। इसे आप क्या बोलोगे? लेआउट। इसे आप बोलोगे प्लांट लेआउट। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ लीजिएगा आराम से। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आइए, इसके बाद लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये सेशन को हम वाइंड अप कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस मतलब सबसे पहले रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब वो चीज, वो एक नीड जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। वो एक नीड जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल रिसोर्सेस कुछ सिक्योर कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। या आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसको क्या बोलोगे? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सिंपल। इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ लीजिएगा। ओके, बात करते हैं नीड फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको फाइनेंस क्यों चाहिए होता है? फंड्स क्यों चाहिए होता है? सबसे पहले स्टार्टअप कैपिटल के लिए।
सबसे पहले जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तब आपको इनिशियल फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसमें ना आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, इसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको चाहिए होती है फंड, आपको चाहिए होती है फाइनेंस। ओके, एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए, आप एक्सपांड करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, उस केस में आपको चाहिए होगी फाइनेंस। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए भी आपको क्या चाहिए होती है, फाइनेंस। ठीक है, एमएसएमई का डेफिनेशन जरूर कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का डेफिनेशन जरूर कर लेना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसका डेफिनेशन आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ एमएसएमई में आपको हम पढ़ाए थे कि 2006 वाला भी पढ़ाए थे और 2020 वाला भी पढ़ाए थे, जो रिसेंटली लाया था। तो 2020 वाला भी कर लीजिएगा, 2006 वाला भी कर लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, एज ऑफ जुलाई 1 2020 क्या बोलता है एमएसएमई का डेफिनेशन? एमएसएमई का डेफिनेशन एज ऑफ जुलाई 1 2020 बोलता है, माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं किसको? फर्म विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़। यानी कि जो फर्म प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्ट करेगा, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करेगा 1 करोड़ तक और 5 करोड़ तक उनका टर्नओवर रहेगा, तो वो कहलाएंगे क्या? माइक्रो एंटरप्राइज। वो कहलाएंगे माइक्रो एंटरप्राइज। इसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? जो फर्म 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक, मतलब कि 10 करोड़ तक अगर मान लीजिए किसी का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है एंड 50 करोड़ तक अगर मान लीजिए किसी का टर्नओवर है, तो वो कहलाएंगे स्मॉल एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं कि जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहे और टर्नओवर रहे 250 करोड़ तक। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक रहे तो उसको क्या बोलोगे आप? मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से सब। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्टअप मतलब समझ जाइए, स्टार्टअप समझा रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। स्टार्टअप वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। डीआईपीपी ने स्टार्टअप को डिफाइन किया है। सबसे पहले स्टार्टअप का मतलब होता है एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। एक एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया रहना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया रहना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसको, 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ होना चाहिए और जो इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए काम करे। इन 4 स्टेप्स को आप अगर फॉलो करते हो तो आप इसको बोलोगे स्टार्टअप। सबसे पहले एक एंटिटी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। इसके बाद नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स, जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ या 25 करोड़ से कम है इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, और जो वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डिप्लॉयमेंट काम करे, उसको आप क्या बोलोगे? स्टार्ट। ठीक है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप, कौन कौन से रिसोर्सेस आपको स्टार्टअप के लिए लगते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। वन शॉट कवर किए हैं, वन शॉट में पूरा का पूरा चीज, हर एक चीज डिटेल्ड में पढ़ाए हैं, हर एक चीज डिटेल में पढ़ाए हैं। अब पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। मतलब कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पहले किया जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। Preliminary contract are the contract entered into the entrepreneurs before the formal commencement of the enterprise to bring into the running mode. Simple. Basic startup problems कर लीजिएगा कि स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम आता है पढ़ लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। एंड मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम्स, किस तरह से आप अपने स्टार्टअप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना आप अगर पढ़ लीजिएगा ना तो बात खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा चारों चैप्टर का एक क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया आपको, एक क्विक रिवीजन मैंने आपको पूरा का पूरा ईडी का करवा दिया। अगर आपको डिटेल्ड में लेक्चर देखना है तो भाई वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो 2x की स्पीड में, वन शॉट जल्दी से जल्दी देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
थैंक यू गाइस, मैं आपके लिए इतना ही कर सकता था। और मिलते हैं आप अकाउंट्स में भी आपको ऐसे ही तरीके का मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा। आप जुड़ जाइए ग्रुप्स में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।